जनवरी का महीना अब भी शुरू ही हुआ था, पर ऐसा लगता था मानो ठंड अपने चरम पर पहुंच गई हो। गांव के हर घर की छत पर सुबह को बर्फ जम जाता था। पेड़ों की शाखाएं मानो ठंड से सिकुड़ गई थीं। सूरज देवता तो निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ये ठंड का मौसम अमीरों के लिए बहुत सुहाना होता था, पर गरीबों के लिए उन पर मुसीबत का पहाड़ टूटने जैसे होता था। हे ऊपर वाले, ये कितनी ज्यादा ठंड कर दी है आपने। कुछ तो तरस खाओ हम गरीबों पे। देख रही हो लक्ष्मी, कितनी कड़ाके की ठंड है। इस बार घर से बाहर निकला भी नहीं जा रहा है। अजी सच कह रहे हो आप, इतनी ज्यादा ठंड तो पहले कभी नहीं देखी। पर इस साल तो ठंड कहर बरसा रही है। घर से बाहर जाओ तो ठंडी हवा शरीर को चीरती हुई निकल जाती है और पूरा शरीर थरथराने लगता है। देखो तो जरा सुनीता, सूरज भी जैसे आँख में चोली खेल रहा है। पूरे दिन कोहरा छाया रहता है। हाँ, ठंड ने तो सबकी हालत खराब कर दी है। इस बार आप काम पर कैसे जाओगे? अब तो आपको सुबह सुबह सेठ चपेटू राम की दुकान पर काम के लिए जाना होता है। हम तो फिर भी घर में रहकर आग सेक लेते हैं। अब क्या कर सकता हूँ सुनीता, काम तो करना ही पड़ेगा। चाहे कितनी भी ठंड हो, सेठ जी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको तो बस काम से मतलब है, चाहे सर्दी हो या गर्मी। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। देर हो गई तो मालिक गुस्सा करेंगे। भोला एक चाय की दुकान पर चाय बनाने का काम किया करता था, जिससे उससे जो भी पैसे मिलते उससे उसके घर का गुजारा चल जाता था। वैसे तो शिवपुर गांव में हर साल ठंड बहुत ज्यादा पड़ती थी, पर इस बार तो ठंड ने सब रिकॉर्ड ही तोड़ दिया था। पूरा गांव ठंड से परेशान था। पूरे दिन कोहरा छाया रहता था। धूप के तो दर्शन तक नहीं हो रही थी। गांव का चौपाल, जहां लोग बैठकर पूरा दिन बातें किया करते थे, आज वो बिल्कुल सुना वीरान पड़ा था। ठंड ने हर किसी को परेशान कर दिया था। आर्यन के पापा, आज तो घर में आटा भी बहुत कम बचा है। बस 5 रोटी ही बन पाई है, तो मैंने आपको दिन के खाने के लिए बांध दी है और 2 रोटी में से एक रोटी बच्चों को दे दूंगी। मेरा तो आज उपवास है। नहीं सुनीता, वो 2 रोटी भी बच्चों को खिला दो। मैं तो चाय पीकर ही काम चला लूंगा। वैसे भी दिन इतने छोटे होते हैं कि आजकल भूख ही कहाँ लगती है। शाम को राशन लेकर आऊंगा, तब रोटी बना लेना आराम से। सुनीता को भी पता था कि 1 कप चाय से पूरा दिन निकलना मुश्किल है, पर गरीबी के कारण वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। भोला काम के लिए घर से बाहर निकल रहा था। बाहर बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी। आसमान से बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े गिर रहे थे। इस कड़ाके की ठंड और बर्फबारी की वजह से भोला का शरीर ठंड से कपकपाने लगा था। उसके शरीर पर एक भी गर्म कपड़ा नहीं था। धोती और कुर्ता में उसे और भी ज्यादा ठंड लगती, पर वो मजबूर था। अपने हालातों के कारण इतनी ठंड में भी उसे काम पर तो जाना ही पड़ता था। शरीर को जमा देने वाली ठंड में भी भोला अपने मालिक की दुकान पे सुबह 6 बजे तक टाइम से पहुंच जाता था। अरे भोला आ गया, ठंड में जरा जल्द आ जाया कर। सारे कस्टमर चाय का इंतजार करते हैं और तुम देर से आते हो। ऐसे नहीं चलेगा। सेठ जी, इतनी ठंड पड़ रही है मानो कि जान लेकर ही मानेगी। बर्फ जैसी ठंड है, इसीलिए थोड़ा देर हो जाती है। ठीक है, मुझे कहानी मत बताओ, जरा जल्द आया करो। जाओ जल्द से बर्तन धो डालो। बर्फ जैसे ठंडे पानी में बर्तन धोना भोला के लिए आसान नहीं था, पर वो कर भी क्या सकता था। कहते हैं ना, गरीबी और भूख सब करवा देती है। आज भोला को घर राशन भी लेकर जाना था, वरना उसका परिवार भूखा रह जाता। वो बर्तन धोकर चाय बना देता है। आग के पास खड़ा होकर कुछ राहत महसूस होती थी। उसे ठंड के वजह से भोला का भी मन किया कि 1 कप चाय वो भी पी ले। वो चाय पीने के लिए 1 कप लेता है। वैसे ही उसका मालिक चपेटू राम उसे देख लेता है और गुस्से में बोलता है, भोला, तुम्हें यहाँ चाय बनाने के लिए रखा हूँ या चाय पीने के लिए? मैं खुद पूरे दिन में 1 चाय पीता हूँ, इस दुकान का मालिक होकर भी, और तू नौकर होकर चाय पिएगा। अब तक ना जाने कितनी चाय पी चुका होगा तू। आज तेरी दिहाड़ी से 2 कप चाय के पैसे काट लूंगा, तब पता चलेगा तुम्हें। और कल से मेरे यहाँ काम पर मत आना। नहीं मालिक, आज पहली बार चाय मैंने पिया है इस दुकान से। वो आजकल ठंड ज्यादा बढ़ने लगी है, मेरे पास गर्म कपड़े भी नहीं हैं, इसीलिए गलती हो गई। मालिक, अब ऐसा कभी नहीं करूँगा। आप मेरे पैसे मत काटिए, आज घर पे राशन तक नहीं है, बच्चे भूखे हैं मेरे मालिक। ये सब तुझे चाय पीने से पहले सोचना था। मैंने ठेका नहीं लिया है तेरे बच्चों के पेट भरने का। चल जा, अब काम कर, चुपचाप जाकर। बेचारा भोला पैसे कम मिलने की बात से परेशान था। उसे क्या पता था कि वो 1 कप चाय उसे इतनी महंगी पड़ेगी। शाम तक वो काम करता रहा और कम पैसे लेकर घर की तरफ चला गया।
उसने कुछ पैसों से घर का राशन लिया और घर आ गया। भोला अपने घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी सुनीता उससे कहती है, अजी क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? और ये राशन भी इतना कम ले आए हो, इससे तो बस एक हफ्ते ही काम चल पाएगा। भोला सुनीता को सारी बातें बता देता है। सुनीता, मैं बहुत मजबूर हूँ। मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया आज, क्योंकि मैंने एक कप चाय पी लिया था और तो और मेरे पैसे भी काट लिया, इसीलिए राशन कम ले आया हूँ। हे भगवान, तूने यह ठंड क्यों बनाई है? हम गरीबों का गुजारा कैसे होगा? अब क्या होगा जी, ऐसी सर्दी में कैसे गुजारा होगा हमारा? तुम परेशान मत हो, मैंने थोड़ा पैसा बचा लिया, यह लो, और बच्चों के लिए गर्म कपड़ा ले लेना। अजी आप अपने पास ही रखो और अपने लिए गर्म कपड़े ले लेना। हालत तो देखो जरा अपनी, इतनी ठंड में सिर्फ ये धोती कुर्ता ही है आपके पास। आपको भी तो ठंड लगती होगी। बच्चों के पास अभी पुराने कपड़े हैं, उनसे काम चल जाएगा। और मैं तो ज्यादातर चूल्हे के पास ही रहती हूँ, मुझे घर में इतनी ठंड नहीं लगती। आप तो बाहर काम करते हो। भोला बाजार जाकर अपने लिए एक गर्म चादर खरीद कर ले आया। सुनीता जब खाना बनाती है तब बच्चे उसके पास ही बैठे रहते थे और आग तापते थे। सुनीता, मैं बाहर जाता हूँ, देखता हूँ शायद कोई काम मिल जाए। ऐसे घर पर खाली तो नहीं बैठ सकता। अगर घर पर रहूँगा तो खाने के लिए मोहताज हो जाऊँगा। हाँ जी, ध्यान से जाइएगा और शाम को समय से घर वापस आ जाइएगा। ठंड बहुत ज्यादा हो रही है। भोला घर से बाहर निकल जाता है। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, पर भोला उसकी परवाह किए बिना बस चला जा रहा था कि कहीं तो उसे काम मिल जाएगा। वह बाजार के एक दुकानदार के पास जाता है और काम मांगता है। भैया जी, क्या आपके पास कुछ काम मिल जाएगा क्या? कोई भी काम दे दो, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। अरे नहीं भाई, कुछ भी काम नहीं है तुम्हारे लिए अभी। वैसे ही सर्दी की वजह से काम ठप पड़ा है आजकल। भोला ने कई जगह काम ढूंढा पर उसे कोई काम नहीं मिला। वो मायूस होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। हे भगवान, अब क्या करूं? कोई काम नहीं मिल रहा। अब घर का गुजारा कैसे होगा? पैसे भी बहुत कम बचे हैं और राशन भी कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा। भोला यह सब सोच ही रहा था कि तभी एक साधु बाबा उसके पास आते हैं। बेटा, क्या तुम मेरा थोड़ी सी मदद कर दोगे? मेरा कुटिया यहाँ से कुछ दूरी पर ही है। वो ठंड बहुत ज्यादा है और हवा भी तेज चल रही है, इसलिए मैं अब और ये लकड़ियाँ ज्यादा दूर तक नहीं ले जा पा रहा हूँ। मेरा लकड़ियाँ मेरे कुटिया तक पहुँचा दो बेटा, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा। ठीक है बाबा जी, चलिए मैं आपका सामान आपके कुटिया तक पहुँचा देता हूँ। भोला साधु बाबा की लकड़ियाँ का गट्ठर अपने सर पर उठाकर उनके साथ चलने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद साधु महाराज की कुटिया तक पहुंचता है। लीजिए साधु महाराज, आपका कुटिया आ गया। क्या आप यहाँ अकेला रहते हैं? यहाँ तो बहुत ठंड लग रही है। हाँ बेटा, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। मैं इसी कुटिया में तपस्या करता हूँ। यहाँ बहुत ठंड लगता है, इसीलिए लकड़ी लाने गया था। बस एक मेरी गाय रानी मेरे साथ रहती है, पर अब मैं इसका भी ठीक से ख्याल नहीं रख पाता हूँ। अच्छा बाबा, अब आप आग जलाकर आराम करें और कुटिया को गर्म रखें। ठंड बहुत ज्यादा है। मैं अब चलता हूँ, मेरे बच्चे घर पर इंतजार कर रहे होंगे। इतना बोलकर भोला अपने घर की तरफ चल पड़ता है। तभी साधु महाराज बोल पड़ते हैं, रुको बेटा, मेरी गाय रानी को भी अपने साथ ले जाओ। इसको अच्छा से देखभाल करोगे, इसकी सेवा करोगे तो ये तुमको बहुत ज्यादा दूध देगी। मैं तो इसका ध्यान ठंड के कारण रख नहीं पाता, इसे तुम ले जाओ। अब मना मत करना बेटा, एक साधु का आशीर्वाद समझकर रख ले। अरे महाराज जी, अब आप इतना बोल ही रहे हैं तो मैं इस गाय माता को अपने साथ ले जा रहा हूँ और इनकी खूब सेवा पानी करूँगा। भोला गाय को लेकर घर की ओर चल देता है। अजी ये गाय कहाँ से लेकर आए हो? भोला सुनीता को सारी बातें बता देता है। सुनीता, अब से ये हमारी गाय माता हैं और इनकी सेवा की जिम्मेदारी भी हमारी है। तुम जाकर खाना बनाओ, तब तक मैं गाय माता के लिए कुछ हरी घास लेकर आता हूँ। हो सकता है इन्हें रात में भूख लगेगी। तुम तब तक एक बाल्टी पानी पीला देना गाय माता को। भोला गाय के लिए चारा लाने जंगल जाता है। और घास लेकर आता है
और गाय को दे देता है। चारा खाने के कुछ देर बाद गाय बहुत सारा दूध दे देती है। देखो सुनीता, हमारी गाय ने कितना सारा दूध दिया है। ये सच में कमाल की गाय है। इतना सारा दूध तो हम पी भी नहीं पाएंगे। लाइए, पहले मैं कुछ दूध की चाय बना देती हूँ, फिर पूरा परिवार आज साथ बैठकर गर्मा गर्म दूध पीकर ही सो जाएंगे, क्योंकि घर में ज्यादा राशन नहीं बचा है। फिर उस दिन भोला का पूरा परिवार गाय माता के दूध से अपना पेट भर लेते हैं और सब आराम से सो जाते हैं। अजी, हमारे पास इतना सारा दूध हो गया है, क्यों ना हम चाय का काम शुरू कर ले। सर्दी का मौसम है, आजकल अच्छा चलेगा चाय का काम। हाँ सुनीता, तुम बोल तो ठीक रही हो, पर बाकी का सामान उसका क्या? उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? अजी, आप कुछ पैसे मुखिया जी से उधार ले लो, काम चल जाने के बाद चुका देंगे। फिर भोला अगले दिन मुखिया के घर पैसे लेने जाता है। मुखिया बहुत ही अच्छा और दयालु इंसान था। भोला उसके घर जाकर बोला, मुखिया जी, वो मुझे आपसे कुछ काम था। अगर आप कुछ पैसे उधार दे देते तो बड़ी मेहरबानी होती। अब से मैं चाय का काम शुरू करने जा रहा हूँ, उसी के लिए चाहिए थे। देखो भोला, मैं जानता हूँ कि तुम एक ईमानदार और सच्चे इंसान हो, इसलिए मैं तुमको बिना किसी चीज को गिरवी रखे पैसे दे दूंगा। फिर मुखिया भोला को पैसे दे देता है। भोला पैसे लेकर घर आ जाता है। और अगले दिन वो चाय का काम शुरू कर देता है। भोला इतनी अच्छी चाय बनाता है कि सब उसकी चाय के दीवाने हो जाते हैं। लगता था गाय माता के दूध से बनी चाय में कुछ जादू था। जो चाय पीता बस उसी चाय के गुण गाने लगता। इस तरह जो भी भोला की चाय पीता वो रोज उसकी दुकान पर आने लगा। अब भोला का चाय का काम बहुत तेजी से चलने लगा। उसकी दुकान पर चाय पीने वालों की लंबी लाइन लगने लगी। ये सब देखकर सेठ चपेटू राम को उससे जलन होने लगी। ये ससुरा तो बड़ा चालाक निकला। मैंने इसे काम से निकाल दिया तो इसने खुद की दुकान खोल ली। इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। सेठ चपेटू राम कुछ गुंडों को अपने पास बुलाता है और उनको भोला को परेशान करने के लिए पैसे देता है। ये ले लो पैसे और जाकर भोला को मजा चखा दो। उस भोला की इतनी हिम्मत कि मुझसे बराबरी करने की सोच रहा है। 2 कौड़ी का आदमी था और 2 कौड़ी का ही रहेगा। बड़ा आया सेठ बनने। गुंडे भोला की दुकान पर जाकर उसे धमकी देते हैं। फिर वो गुंडे भोला की दुकान की चाय पीने के लिए मांगते हैं। क्योंकि ठंड का मौसम था, भोला उन्हें चाय दे देता है। उसके बाद चाय पीकर वो भी उसकी चाय के दीवाने हो गए। गाय माता के दूध में ही कुछ जादू था। जो उस दूध की चाय पीता उस चाय के दीवाने हो जाते। वो गुंडे उसकी चाय की तारीफ करते हैं। अरे वाह भोला भाई, क्या चाय पिलाई है तुमने। अब कोई जरूरत नहीं है हफ्ता देने की, बस रोज 1 कप चाय पिला दिया करो। फिर वो गुंडे खुश होकर वापस सेठ चपेटू राम के पास जाते हैं और उल्टा चपेटू राम को पीटने लगते हैं। अरे भगवान, अरे मूर्खों, मुझे क्यों पीट रहे हो? मैंने तो तुम्हें भोला को डराने धमकाने के लिए पैसे दिए थे। छोड़ो मुझे। ये लो तुम्हारे पैसे सेठ, और आज के बाद अगर भोला भाई को परेशान करने का सोचा भी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे सेठ? ऐसा बोलकर वो गुंडे सेठ को उसके पैसे वापस देकर वहाँ से चले जाते हैं और सेठ को उसके किए का फल मिल जाता है। भोला की दुकान अच्छी चलने लगती है और वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।